कल दिल्ली में शरद पवार कैंप ने एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बागी विधायकों को पार्टी से निकालने का ऐलान किया और दावा किया कि विधायक टूटे हैं, पार्टी नहीं। शरद पवार ने साबित किया कि इस उम्र में भी वो पार्टी को खड़ा करने का हौसला जरूर रखते हैं। 82 हो या 92, मैं अब भी असरदार हूँ। एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रेस से बात करने निकले शरद पवार के चेहरे पर अपनी तरह का भरोसा दिखा। एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 12 सदस्यों में 7 शरद पवार के साथ दिखे। 15 आमंत्रित सदस्यों में 10 बैठक में मौजूद रहे। पार्टी की ज्यादातर राज्य इकाइयां शरद पवार के साथ दिखी। महाराष्ट्र इकाई भी पवार के साथ है। इस बिना पर पवार ने कहा कि पार्टी नहीं टूटी, विधायक टूटे हैं। जहाँ तक लोगों का समर्थन है, हर शख्स, हर जवान हमें समर्थन दे रहा है। इससे मुझे खुशी है और भरोसा मिला है। लोगों को मिल रहा है, इससे मुझे पूरा विश्वास और खुशी है। इससे पहले बैठक में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे सहित 9 विधायकों को निकालने का फैसला किया गया। बैठक में 27 राज्यों के एनसीपी नेता शामिल हुए। ये सभी शरद पवार के साथ हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि वो पवार साहब के साथ नहीं है। उधर इस बैठक को अजीत पवार गुट ने प्रेस रिलीज जारी कर अमान्य बताया। कहा कि चुनाव आयोग के फैसले तक इस बैठक की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन असली सवाल बचा हुआ है, स्पीकर और चुनाव आयोग इस मामले में किसके साथ खड़े होते हैं। ये सच है कि एनसीपी के संगठन का बड़ा हिस्सा शरद पवार के साथ है, लेकिन एनसीपी की असली जमीन और ताकत महाराष्ट्र है। वहां ये दिख रहा है कि 80 पार के पवार को फिर से जनता के बीच जाना होगा। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक महाले और सुधीर राम के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई जग जाहिर है। महाराष्ट्र की राजनीति में तो चाचा भतीजे की लड़ाई की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें अब शरद पवार और अजीत पवार की लड़ाई भी शामिल हो चुकी है। एनसीपी बनाम एनसीपी के जंग में बुधवार को अजीत पवार को अपने चाचा पर जमकर हमला बोला तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने चेताया कि मेरे पिता पर मत जाएं। काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। शरद पवार की छत्रछाया में बड़े हुए अजीत पवार ने आखिरकार ये सवाल उछाल दिया। अब चाचा को मात देकर एनसीपी पर काबिज होने की कोशिश में है, बताते हुए कि उन्हें बार बार विलेन बनाया गया। क्यों मुझे लोगों के सामने विलेन बनाया जाता है, समझ नहीं आता। मेरी गलती क्या है, किस लिए और क्यों ये सब चल रहा है, क्यों इस प्रकार की तस्वीर राज्य में निर्माण की जा रही है। मैं किसी की कोख में पैदा नहीं हुआ, क्या ये मेरी गलती है। जवाब में चाचा ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटी सुप्रिया सुले ने चेतावनी दी कि पिता पर मत जाओ। बाकी कुणाबद्दली बोला, कुणाबद्दली आमच्यावर करा, काही करा। बाकी किसी पर भी बोलो, मुझ पर बोलो या किसी और पर बोलो, हम सब सुन लेंगे, लेकिन बाप के मुंह मत लगो। मैं एक बात बताती हूँ, महिला हूँ मैं, छोटी सी बात पर भी आंख में पानी आता है, लेकिन जब संघर्ष की बात आती है ना, तो वही महिला अहिल्याबाई होती है, वही तारा रानी और वही जिजाऊ होती है। पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते। वैसे महाराष्ट्र चाचा भतीजे की कुछ और तकरारें देख चुका है। बाल ठाकरे और गोपीनाथ मुंडे परिवार का विवाद जग जाहिर है। बाल ठाकरे को बेटे उद्धव और भतीजे राज के बीच उत्तराधिकारी चुनना था। बाल ठाकरे ने बेटे का चुनाव किया। नतीजा ये हुआ कि फायर ब्रांड भतीजे राज ठाकरे ने 27 नवंबर 2005 को शिवसेना छोड़ दी और 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी बना ली। पहली बार किसी ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी। धनंजय मुंडे को गोपीनाथ मुंडे ने बीड़ की राजनीति की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। गोपीनाथ मुंडे केंद्र गए, लेकिन राज्य में बेटी पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बना गए। धनंजय गोपीनाथ मुंडे के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे, लेकिन नाराजगी ऐसी बढ़ी कि चाचा का साथ छोड़ घड़ी के साथ हो लिए। आखिर ऐसा क्यों है कि किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले भतीजे को छोड़कर नेता बेटे बेटियों को अहमियत देने लगते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। राजनीति में भी यही ट्रेंड है जो परिवार में होता है। मुझे गोपीनाथ मुंडे जी का एक वाक्य यहाँ पर याद आता है, जब उनको पूछा गया कि जब धनंजय मुंडे आपसे
आप जब राजनीति में अच्छी तरह से काम कर रहे थे, आपकी सारी कमान बीड जिले में वही संभाल रहे थे, तो फिर ये पंकजा कहाँ से आपने आगे किया उनको? वो तो पूना में सेटल हुई थी अपने परिवार के साथ। उन्होंने कहा था कि जब शायद ये पत्रकारों के सामने ही कहा था कि जब मुझे वापस विधानसभा चुनाव लड़ने की नौबत आएगी तब मैं अपनी बेटी को बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि जगह खाली कर दो। तो इस वाक्य में काफ़ी गहरा ये है कि शायद अपने भतीजों को नेता लोग अपने कंट्रोल के बाहर समझते होंगे कि इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति में भी चाचा भतीजे की नाटकीय लड़ाई हैरान कर चुकी है। बिहार में एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के देहांत के बाद चाचा भतीजे यानी रामविलास के भाई पशुपति और बेटे चिराग पासवान आमने सामने आ गए थे। तो चाचा भतीजे का ऐसा ही विवाद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रूप में दिखा। पंजाब के कद्दावर नेता प्रकाश सिंह बादल और उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल के बीच भी ऐसी ही टकरार थी कि मुख्यमंत्री का पद दोनों के रिश्ते के आगे बड़ा पड़ गया। राजनीति में रिश्ते बनते हैं तो टूटते भी हैं, लेकिन घर के भीतर टूट होती है तो तकलीफ होती है और हंगामा भी होता है। निश्चय ही शरद पवार के लंबे राजनीतिक करियर में ये सबसे बड़ी चोट है जो उन्हें अपने भतीजे के हाथों झेलनी पड़ी है। मुंबई से अपने सहयोगी पूजा भारद्वाज और कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब पंजाब में सियासी घमासान लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या बीजेपी पंजाब में एक बार फिर अपनी पुरानी सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करेगी। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, जबकि अकाली दल भी गठबंधन की बात से इनकार कर रहा है। पंजाब में लगातार अपने पैर पसारने और अपने संगठन को मजबूत करने में लगी बीजेपी ने 2 दिन पहले सुनील जाखड़ को पंजाब का अध्यक्ष घोषित किया और अब कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेगी। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से दिल्ली में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और पंजाब में भी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वो उन पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। शिरोमणि अकाली दल ने गुरुवार को अपने चंडीगढ़ मुख्यालय में सभी जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल ने गठबंधन की खबरों को मीडिया की अटकलबाजी बताया। अलायंस बीएसपी के साथ है तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। असि पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, वो सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए ये मीडिया की बातें हैं, सारी मीडिया की। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में 24 साल तक बीजेपी की सहयोगी रही। सितंबर 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद दोनों पार्टियों ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा और कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। पिछले कुछ समय से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि दोनों पार्टियां क्या फिर साथ आएंगी, लेकिन दोनों तरफ के स्पष्ट बयान फिलहाल ऐसी किसी संभावना से इनकार कर रहे हैं। चर्चा यह भी चल रही है कि क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से दोनों पार्टियां पुरानी सहयोगी होते हुए भी और एक दूसरे के प्रति बेहद नरम रुख रखते हुए भी गठबंधन नहीं कर पा रही हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, जिसके लिए बीजेपी अभियान चला रही है और अकाली दल मुखर विरोध कर रही है और इसे संविधान में दी हुई धार्मिक आजादी के खिलाफ बता रही है। अमृतसर से ध्यानचंद और चंडीगढ़ से अमरजीत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। भारत ने कहा है कि उसके राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा से खिलवाड़ बिल्कुल मान्य नहीं है। जिन देशों में खालिस्तान समर्थकों ने राजनयिकों के पोस्टर छापकर धमकी दी और जहां 8 जुलाई को मार्च निकालने वाले हैं, भारत उनसे संपर्क में है। भारत ने कहा है कि मामला अभिव्यक्ति की आजादी का नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग का है। 4 देशों कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में दूतावासों तक मार्च की बात कही है। इसके पहले इन देशों में भारतीय राजनयिकों की तस्वीरें खालिस्तान समर्थकों ने सोशल मीडिया पर जारी कर धमकी दी। भारत ने इस मामले में भारत में कनाडा के राजदूत को तलब कर आपत्ति जताई। भारत ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति कनाडा के सख्त एक्शन के आड़े आ रही है।
जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने सही नहीं माना। They are wrong. Canada has always taken extremely seriously violence and threats of violence. We've always taken serious action against terrorism, and we always will. We have an extremely diverse country, and freedom of expression is something that we have, but we will always make sure that we are pushing back against violence and extremism in all its forms. लेकिन भारत ने साफ कहा है कि मामला अभिव्यक्ति की आजादी का नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग का है और ये सभी चारों देशों पर लागू होता है। एक अटैक भी हुआ था और आर्सन अटेम्प्ट भी हुआ था हमारे कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी हाई लेवल पे भी उसमें रिस्पॉन्ड किया है और उसमें एक्शन हुआ है। हमने कनाडा के साथ भी इस मुद्दे को उठाया है और हमने स्टेटमेंट्स भी देखे हैं प्रधानमंत्री ट्रूडो से। पर मुद्दा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं है, मुद्दा है कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसमें आतंकवादी तत्वों को मौका दिया जा रहा है, अलगाववादी तत्वों को मौका दिया जा रहा है। भारत का साफ मानना है कि वियना समझौते के तहत मेजबान देश कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके भारतीय राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को के भारतीय कंसुलेट में आग लगाने की कोशिश को आपराधिक बताया। बाकी देशों ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इन देशों में खालिस्तान समर्थक इस तरह की हरकत कर रहे हों। ये देश जमीन पर क्या कार्रवाई करते हैं वो देखना होगा। इस बीच राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा के लिए विस्तृत इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब 14 जुलाई को लॉन्च होगा चंद्रयान 3। इसरो ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 14 जुलाई 2:35 पर लॉन्च होगा। ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होना है चंद्रयान 3 को। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बुधवार को चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया। इसरो ने वीडियो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।